मैं हूँ मुग़ल बादशाह बाबर। तुम सब तो मेरे बारे में जानते ही होंगे कि किस तरह मैंने हिंदुस्तान पे आक्रमण करके हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की नींव रखी थी। अरे योगी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सुन, आज से तू खुद को बाबर नहीं बोलेगा, आज से तेरा नाम डाबर, समझा? डाबर। अभी बीते कुछ महीनों पहले ही सीबीएसई ने ये अनाउंस किया कि वो अपने हिस्ट्री सिलेबस में से मुगल्स के बारे में जो डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दिया हुआ है वो उसे रिमूव कर रहे हैं, ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर से पढ़ाई का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो सके। लेकिन आपके और मेरे मन में तो हमेशा से ये सवाल रहता था कि आखिर क्यों इंडियन हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में मुगल्स और दिल्ली सल्तनत के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी होती है दूसरे इंडियन रूलर्स के कंपैरिजन में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके इसी प्रश्न का उत्तर देंगे, और वो भी कुछ वैलिड पॉइंट्स के साथ। तो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स जंप इनटू इट। तो सबसे पहले जो इंडिया के एक्चुअल रूलर्स हैं, इंडिया के एक्चुअल रूलर्स से मेरा मतलब है यहाँ पे खिलजी, तुगलक, लोधी और मुगल्स की बात नहीं हो रही है। जो इंडिया के एक्चुअल रूलर्स हैं उनके बारे में हमें उनकी जानकारी उनके शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस में से मिलती है, और शिलालेख बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं भारतीय राजाओं के बारे में, जैसे कि मौर्यन शिलालेख, गुप्त काल के शिलालेख। इस वजह से कई बार इतिहासकारों में आपस में मतभेद भी होता है किसी किसी बात को लेकर। तो अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या उस समय के राजाओं के पास उनके राजकवि नहीं थे जो अपने राजा के ऐतिहासिक कारनामे और उनके हिस्टोरिकल अकाउंट्स को मेंटेन करते थे? तो इसका आंसर है हाँ, उनके भी पास उनके राजकवि थे जो अपने राजाओं के हिस्टोरिकल अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कई सारी किताबें जो 2500 साल पुरानी, 2000 साल पुरानी या 1500 साल पुरानी थी, वो इतने साल तक सर्वाइव नहीं कर पाई, और बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पे। इस वजह से कई सारी किताबें समय के साथ साथ गायब सी हो गई। अगर मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताऊं तो वो है चाणक्य जी का अर्थशास्त्र। माना जाता है कि इस किताब का अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक था, लेकिन 12वीं शताब्दी के बाद ये किताब अचानक से गायब ही हो गई, और वापस ये किताब 19 के टाइम पे मिली थी। और यही कारण है कि हमारे भारतीय इतिहास के महान एम्पायर जैसे कि हर्यक एम्पायर, नंदा एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, शुंगा एम्पायर, कुषाण एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, पल्ला एम्पायर, राष्ट्रकूटा एम्पायर, गुर्जर प्रतिहारा एम्पायर, चेरा एम्पायर, पंड्या एम्पायर, और इन सभी एम्पायर्स के बारे में हमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम इनकी तुलना दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत से करें तो अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के बारे में। तो इनका जो इतिहास है वो सिर्फ 800 साल का है भारत में, और इन 800 सालों में इन्होंने जो हिस्टोरिकल अकाउंट्स मेंटेन किए थे वो इन 800 सालों में जैसे तैसे करके सरवाइव कर गई, और उनमें डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है कि ये कहाँ जाते थे, इनकी क्या पसंद थी, ये क्या खाना पसंद करते थे। हर एक चीज़ को बड़ी बारीकी से और डिटेल में बताया गया है। तो ये कॉमन माइंड सेट है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो आप उसी को शेयर करोगे ना कि उस चीज़ को जिसको लेकर भारतीय इतिहासकारों में आपस में ही मतभेद है। और उस टाइम के कुछ फेमस राइटर्स जैसे कि अमीर खुसरो, अबुल फजल, इब्न बतूता, इन्होंने बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है अपने बुक्स और हिस्टोरिकल अकाउंट्स में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के बारे में। इनफैक्ट हमारे कई सारे भारतीय राजाओं के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें इन दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत के रिकॉर्ड्स में से मिलती है। एग्जाम्पल के रूप में बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में राणा सांगा की वीरता का जिक्र किया है। और एक दूसरा रीज़न ये भी है कि सीबीएसई बोर्ड ने अपना जो हिस्ट्री सिलेबस है वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया या नॉर्थ इंडिया तक ही लिमिटेड रखा है। यही कारण है कि अहोम जैसा महान किंगडम जिन्होंने आसाम पे 600 साल राज किया और मुग़लों को 17 बार हराया, उनके बारे में सीबीएसई के बोर्ड में इतना ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा है। और इसमें थोड़ा बहुत पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा इसमें इंडियंस की भी बहुत सारी गलतियां हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे महान राजा समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, जबकि उनका जन्म तो 3rd या 4th सेंचुरी में हुआ था, और नेपोलियन उनसे कई सालों बाद आया। फिर भी नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त क्यों नहीं कहा जाता, और हमारे राजा समुद्रगुप्त को इंडिया का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? और दूसरी बात, इंडियंस ने कभी आचार्य चाणक्य जी को प्रमोट नहीं किया, ना कभी आर्यभट्टा जी को प्रमोट किया,
ना कभी ब्रह्मगुप्ता जी को प्रमोट किया, ना कभी महर्षि सुश्रुत को प्रमोट किया, ना कभी महर्षि चरक को प्रमोट किया। ये जानते हुए भी कि हमारी भारतीय सभ्यता पौराणिक समय में पूरे विश्व से 10 कदम आगे चल रही थी, उसके बावजूद भी हम इंडियंस ने कभी हमारे भारत के ऐतिहासिक महान पर्सनैलिटीज़ को कभी प्रमोट नहीं किया। अब बताओ, इसमें गलती इंडियंस की नहीं है तो और किसकी गलती है? मुझ में ये फ्रस्ट्रेशन बहुत लंबे टाइम से था। मैंने सोचा आज वीडियो बना ही दूँ। वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको और कोई रीज़न्स भी मालूम हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।